हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। माई सेल्फ मानवी चौधरी और आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7 का 11th चैप्टर पादपों और जंतुओं में परिवहन। तो पहले हम देखेंगे कि परिवहन का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है? परिवहन। किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। ठीक है, परिवहन किन किन चीज़ों का होता है? सबसे पहले एक चीज़ देखना कि हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए। जीवित रहने के लिए हम किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे इम्पोर्टेंट जल, भोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ऑक्सीजन क्या करता है, जो भोजन का विखंडन करा कर हमें क्या देती है? एनर्जी प्रदान करवाती है ना। अब ये तो ठीक है कि ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए, ज़रूरी है हमारे लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये तीन चीज़ें हैं। लेकिन हमने जल पिया, हाँ, कहाँ गया? पेट में। अब जल के अंदर पेट में जल पिया, पेट में गया, ठीक है। भोजन खाया, पेट में गया, भोजन का पाचन हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वातावरण से। जब हम क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, ये तो फेफड़ों में आ गई, ठीक है। अब ये थोड़ी है कि ये सिर्फ फेफड़ों में ही रहेगी तभी काम होगा, या भोजन है वो पच गया, पेट में रहा तो ही काम होगा। इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि भोजन जब पच जाता है, जब भोजन का पाचन हो जाता है, तो इससे जो एनर्जी निकलती है, ऑक्सीजन जो एनर्जी निकलवाती है, वो एनर्जी हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को चाहिए। सभी कोशिकाओं को ये एनर्जी चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ पेट में ही रहा, तो मतलब पेट वाली कोशिकाओं को ये एनर्जी मिलेगी, अब बाकी जो हाथ वाली कोशिका उन तक कैसे जाएगी? तो क्या होता है कि हमारी कोशिकाओं के अंदर एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ये एनर्जी पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा रक्त करता है। रक्त क्या करता है? इसका परिवहन करवाता है, ठीक है। क्या करता है? इसका परिवहन करवाता है अन्य भागों तक, ठीक है। और जो रक्त है, रक्त हम अब बात करेंगे कि रक्त है, रक्त किसे कहते हैं? रक्त क्या होता है? जब हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में अगर चोट लग जाती है तो वहाँ से क्या है? ब्लड निकलने लगता है, रक्त निकलने लगता है। तो रक्त कैसा होता है? तरल होता है ना, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है रक्त। रक्त क्या होता है? तरल होता है। यानी रक्त की परिभाषा क्या होती है? वह तरल पदार्थ जो रक्त वाहिनियों में बहता रहता है। वह तरल पदार्थ जो रक्त वाहिनियों में बहता रहता है। ये हम सब ने देखा है कि जो हमारा रक्त होता है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड कलर होता है। कैसा होता है? लाल रंग होता है। क्यों होता है? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो रक्त है इसके कार्य क्या क्या है, इसके वर्क कौन कौन से होते हैं। पहला तो ये क्या करता है कि पदार्थों का परिवहन करवाता है। क्या करता है? पदार्थों का परिवहन करवाता है। दूसरा, कौन से पदार्थों का परिवहन करवाता है? ऑक्सीजन का, भोजन का। जो भोजन हमारा पच जाता है छोटी आंत से, उनको क्या करता है? दूसरे भागों तक पहुंचाता है। और दूसरा क्या करता है? जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है?
उत्सर्जन तंत्र तक पहुंच जाता है। और क्या करता है? तीसरा, फेफड़ों से ऑक्सीजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, ये था रक्त। अब हम देखेंगे कि जो रक्त है उसका कलर लाल क्यों होता है। ठीक है, हमारे रक्त के अंदर 4 प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, यानी 4 प्रकार की, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरी प्लाज्मा, और चौथी होती है प्लेटलेट्स, जिसे क्या कहते हैं, पट्टिकाणु भी कहते हैं हिंदी में। इन चारों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली है आरबीसी। आरबीसी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका। ठीक है, लाल रक्त कणिका इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। लाल रंग का वर्णक इसमें पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। जैसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, हमारे रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। इसको इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद में जो ये हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ये अपने साथ ऑक्सीजन को संयुक्त कर लेता है। अपने साथ ऑक्सीजन संयुक्त कर लेता है और क्या करता है, उससे सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेगा और क्या करेगा, उससे हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करेगा। जब अपने कहते हैं ना कि हमारे शरीर के अंदर खून की कमी होगी, इसका मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में खून की कमी का मतलब होता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी। और जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन है वो कठिनाई से हमारे सभी भागों तक पहुंच पाती है। अब ऑक्सीजन कठिनाई से हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचेगी तो क्या होगा कि हमारा जो भोजन है उसका विखंडन सही से नहीं होगा। अगर विखंडन सही से नहीं होगा तो हमें जो ऊर्जा है, जो हमें एनर्जी चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाती प्रॉपर रूप से। ठीक है, इसके बाद डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म है श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका। अगर इसे माइक्रोस्कोप से अपने देखते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर कुछ वाइट कलर की, कुछ श्वेत कलर की छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स। इनका कार्य क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर बाहर से जो रोगाणु प्रवेश करते हैं, हमारे शरीर में बाहर से जो रोगाणु प्रवेश करते हैं, ये क्या करते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं और हमारे शरीर की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं।
हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब हमारे शरीर के अंदर जो WBC है वो प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए, वो पूरी मात्रा में होनी चाहिए। यानी ये क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद में अगली है प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं? जो हमारे रक्त के अंदर, हमारा रक्त कैसा होता है? तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हमारे रक्त का जो तरल भाग होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं या प्लाज्मा कहते हैं। तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में आपकी बुक में सिर्फ इतना ही बताया हुआ है कि तरल रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अब आई प्लेटलेट्स। जब हमें चोट लग जाती है तो क्या होता है, उसमें से ब्लड निकलने लगता है और क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में वो ब्लड अपने आप रुक जाता है और वहाँ पे क्या होता है, थक्का बन जाता है ना। तो ये प्लेटलेट्स क्या करती है? थक्का बनाने का कार्य करती है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होती तो क्या होता कि हम चोट लगती और वो खून बहता रहता और क्या होता, सारा खून शरीर से बाहर निकल जाता। तो यानी प्लेटलेट्स हमारे शरीर के लिए क्या होती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि रक्त क्या है? एक तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों के अंदर बहता रहता है। यानी रक्त वाहिनियाँ क्या होती है? रक्त वाहिनियाँ यानी हम इसे अगर नॉर्मली लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हमारे शरीर के अंदर क्या होती है? छोटी छोटी पाइप्स होती हैं। क्या पाई जाती है? हमारे शरीर के अंदर पाइप्स पाई जाती है जो क्या करती है, जिनमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता रहता है, रक्त बहता रहता है। रक्त वाहिनियाँ इनमें क्या होता है, रक्त वाहिनियों के अंदर जो हमारा रक्त है वो बहता रहता है। ये क्या करती है? हमारे रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करेगी। दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करेगी। और ये क्या करती है? इस प्रकार रक्त को हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। जो रक्त वाहिनियाँ होती है ना, ये 2 टाइप की होती है। कैसी होती है? 2 टाइप की। इनके टाइप पढ़ने से पहले एक छोटे सा आपके डाउट है वो मैं क्लियर करवा देती हूँ कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है ना, जब वो हृदय से लेकर कहाँ अपने पूरे शरीर में जाता है और फिर वापस हार्ट के अंदर आता है। ये जो प्रोसेस है ये मैं आपको आगे बताऊंगी तो आपका अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इनमें क्या होता है कि रक्त होता है ना, ये 2 प्रकार का हो जाता है। 2 प्रकार का होने का मतलब, एक जो रक्त होता है उसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन घुली हुई होती है। ऑक्सीजन घुली हुई होती है जो क्या होती है? हमारे शरीर के लिए लाभदायी होती है। लाभदायी क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन रक्त में घुली होगी तो ये शरीर के सभी भागों में जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगी? एनर्जी दिलाएगी। और जो दूसरा जो होता है ना रक्त, उसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्यों घुली होती है? क्योंकि जब रक्त शरीर के अन्य भागों में जाके, सभी भागों में जाकर उन्हें ऑक्सीजन देता है ना, तो उनके उस रक्त के जब ये ऑक्सीजन देता है तो उसको वापस एक वो क्या देते हैं, वो भाग उसको वापस कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ होता है हमारे शरीर का, और इसे हम क्या कर देते हैं? अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं ये हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे अच्छे से। तो इसलिए जो रक्त वाहिनियाँ होती है ना, वो कितने टाइप की होती है? वो 2 टाइप की होती है। ठीक है।
दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो धमनी और दूसरी कौन सी होती है? शिरा। कौन कौन सी रक्तवाहिनियाँ होती है? एक तो धमनी और दूसरी कौन सी होती है? शिरा। जो धमनी होती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन वाला जो रक्त होता है। कौन सा रक्त? ऑक्सीजन वाला रक्त बहता रहता है। धमनी क्या करती है? ऑक्सीजन वाले रक्त को हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। और शिरा क्या करती है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। और शिरा क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को क्या करते हैं? उन भागों से लेकर कहाँ किसके पास पहुंचाती है? फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है। और ये जो धमनी होती है ना, इसके अंदर जो रक्त का जो प्रवाह होता है ना, वो क्या होता है? तेज़ी से होता है। यानी इसके अंदर जो रक्त है वो तेज़ी से बहता रहता है। तेज़ी से बहने के कारण जो धमनी होती है उसकी जो दीवार होती है ना, वो कैसी होती है? मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। और जो शिरा होती है, इसमें जो रक्त बहता है वो नॉर्मल लेवल में बहता है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से उसका प्रवाह नहीं होता। तो इस कारण जो शिरा की जो दीवार होती है वो कैसी होती है? पतली होती है। ठीक है। एक चीज़ और, शिरा के अंदर वाल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वाल्व। वाल्व मतलब इसको आप कैसे समझोगे कि मान लो ये शिरा है और इसके अंदर इस टाइप से छोटे छोटे गेट से पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं दो, जो जिसमें से जब इसमें से रक्त प्रवाह होता है तो ये खुल जाते हैं, और जब रक्त निकल जाता है, हृदय के अंदर चला जाता है, तो क्या होता है? ये बंद हो जाते हैं। ये वाल्व क्यों पाए जाते हैं? इन वाल्व्स के पाने से क्या होता है कि जो रक्त होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हृदय तक जाता है। ये वाल्व क्यों पाए जाते हैं? ताकि जो रक्त का प्रवाह केवल हृदय की ओर होता है। ठीक है। ये थी धमनी और शिरा। एक चीज़ और इसमें है कि जो धमनियाँ होती है ना, ये पुनः किस में बंट जाती है? ये छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती है। किन में होती है? ये छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती है। यानी जो धमनी है वो पुनः छोटी छोटी पाइपों में बंट जाती है, और ये पाइपें, ये जो वाहिनियाँ है ना, वो फिर आगे वाहिनियों में बंट जाती है, जिसमें ये किस में हो जाती है? ऊतकों। जो किस में होती है? ऊतकों में। और ऊतकों से आगे फिर ये जो वाहिनियाँ हैं, ये फिर से छोटी वाहिनियों में बंट जाती है। फिर से छोटी वाहिनियों में बंट जाती है, जो किसके पास पहुंचती है? कोशिकाओं के पास पहुंचती है। और इन वाहिनियों को क्या कहते हैं? जो कोशिकाओं के पास पहुंचती है, इन्हें कहते हैं केशिकाएं। इन्हें कहते हैं केशिकाएं। यानी जो धमनियां हैं वो छोटी छोटी वाहिनियों में बंटकर ऊतकों तक रक्त पहुंचाती है, ऊतकों तक पहुंचती है। उन्हें क्या कहते हैं? वाहिनियां। और ये वाहिनियां फिर से छोटी छोटी वाहिनियों में बंट जाती है, जो किनके पास पहुंचती है? कोशिकाओं के पास पहुंचती है, और इन्हें क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। ठीक है। ये थी हमारी रक्त वाहिनियाँ, जो कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। और ये रक्त वाहिनियाँ क्या करती है? हृदय से रक्त लेकर अन्य भागों तक पहुंचाती है, और अन्य भागों से फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लाकर हृदय के पास पहुंचाती है। ठीक है।
तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे अब? हृदय के बारे में पढ़ेंगे। हृदय किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज़ है, हृदय किसे कहते हैं? हृदय हमारे शरीर का वो अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। वह अंग जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। पंप के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो हृदय वो कैसे परिवहन के लिए, पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कैसे कार्य करता है? क्योंकि हम धमनियाँ क्या करती है? हृदय से रक्त लेती है। जब हृदय पंप करता है तभी वो आगे बढ़ता है रक्त, और क्या होता है, शरीर के अन्य भागों तक पहुंचता है। ठीक है, और ये जब पंप करता है, पंप करने को हम क्या कहते हैं? धड़कना भी कहते हैं, कि जो हमारा हृदय धड़कता है। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि 1 मिनट के अंदर मनुष्य का जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है? 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है, क्या आपने कोई भी ऐसे पंप के बारे में सुना है जो बिना रुके लगातार कार्य करता ही रहता है, कभी नहीं रुकता? नहीं ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। सभी, अगर कोई ऐसा पंप होता है तो उससे क्या होता है, वो कुछ टाइम तक चलता है और फिर रुक जाता है। लेकिन मनुष्य का जो हृदय है वो तब तक चलता रहता है जब तक कि वो जीवित रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हृदय है वो कहाँ स्थित होता है, हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है? हृदय हमारे शरीर की वक्ष गुहा में स्थित होता है, और दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। बिल्कुल बीच में नहीं होता, ये बाएं फेफड़े की ओर स्थित होता है। कौन से? बाएं फेफड़े की ओर स्थित होता है। इस कारण जो हमारा बायां फेफड़ा होता है वो दाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है। जो हमारा हृदय है वो हमारे शरीर की कौन सी साइड में पाया जाता है? लेफ्ट साइड में, यानी बाईं ओर। ये आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि दोनों फेफड़े हैं और उनकी बीच में, मतलब साइड में थोड़ा सा बाईं ओर एक छोटा सा हार्ट है, छोटा सा हृदय है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे हृदय के साइज़ की कि इसका आकार कितना होता है, तो इसका आकार होता है, अगर हम अंगूठे को बीच में दबाकर ऐसे मुट्ठी बंद करें ना, तो हमारी मुट्ठी के आकार के जितना ही इसका आकार होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हमने देखा था कि ऑक्सीजन किस में बह रहा था? धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त किस में बह रहा था? शिरा में। इन दोनों रक्त वाहिनियों में बह रहा था। और ये दोनों रक्त वाहिनियाँ किससे निकलती है? हृदय से निकलती है। यानी ये दोनों रक्त किसके पास पहुँचते हैं? हृदय के पास पहुँचते हैं। तो ये दोनों रक्त मिक्स भी तो हो सकते हैं। अगर ये दोनों रक्त मिक्स हो जाए, ऑक्सीजन वाला रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त मिक्स हो जाए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें तो क्या चाहिए? सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए।
कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होती है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है और ये हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है। इसलिए ये दोनों मिक्स ना हो जाए, इसलिए हमारे हृदय के अंदर 4 कक्ष पाए जाते हैं। कितने? 4 कक्ष। मतलब हमारा जो हार्ट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? मान लो ये हमारा हृदय, ये हो गए इसके 4 पार्ट। ऊपर वाले जो दोनों होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? आलिंद होते हैं। इधर वाले को हम कहेंगे दायां आलिंद और इधर वाला बायां आलिंद। और नीचे वाले जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं? नीले होते हैं। ठीक है, तो आपको स्लाइड के अंदर हार्ट का डायग्राम भी दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। ऊपर वाले दोनों क्या थे? आलिंद। ये कौन सा आलिंद होगा? दायां आलिंद। और नीचे वाला कौन सा होगा? दायां नीले। और ये कौन सा हो गया? बायां आलिंद। और नीचे वाला कौन सा होगा? बायां नीले। अब हम ये समझेंगे कि हमारे हृदय के अंदर रक्त कैसे आता है और वो कैसे अन्य भागों तक पहुंचता है, और जो ऑक्सीजन वाला जो रक्त है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है वो कैसे जो धमनी और शिरा लेके आती है, और कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे शरीर से बाहर निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है हमारा हृदय। एक बार हम इसका रफ डायग्राम भी बना रहे हैं। ये हमारा हृदय जो क्या है, 4 भागों में बंटा हुआ है। ये था बायां आलिंद और नीचे वाला क्या था? बायां नीले। ये है दायां आलिंद और नीचे वाला क्या था? दायां नीले। ठीक है, और ये मान लो ये क्या है? हमारे फेफड़े। ये समझने के लिए एक बार ऐसे बना रहे हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये है हमारे फेफड़े। जब हम वायुमंडल से वायु अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़े क्या करते हैं? ऑक्सीजन वाली जो वायु है वो अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाली बाहर छोड़ते हैं, है ना। तो ये फेफड़ों से तो क्या होता है कि फेफड़ों से जो ऑक्सीजन वाली जो वायु वाला जो रक्त है वो क्या होता है? हमारे शरीर, हमारे कौन से हृदय के कौन से भाग में पहुंचता है? बाएं आलिंद में पहुंचता है। ठीक है, किस में पहुंचेगा? पहले बाएं आलिंद में। किससे पहुंचा? फेफड़ों से। अब बाएं आलिंद में जब रक्त आ गया तो ये क्या हो जाता है? ये फूल जाता है ना। जब किसी चीज़ में अपने कोई मतलब हवा भर देते हैं या पानी भर देते हैं तो वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है थोड़ी। तो ये बायां आलिंद क्या हो जाता है? थोड़ा सा फूल कर बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जो इसके अंदर जो रक्त आया वो किस में भेजता है? बाएं नीले के अंदर भेजता है। और इसके अंदर क्या होते हैं? 2 कपाट पाए जाते हैं। छोटे छोटे से इसके अंदर गेट से पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। ये आलिंद जब संकुचन करना शुरू करता है, यानी जब सिकुड़ना लगता है, तो इसका जो इसके अंदर जो रक्त होता है वो क्या होता है? नीचे बाएं नीले के अंदर आना शुरू हो जाता है। क्या होता है? बाएं नीले के अंदर आना शुरू हो जाता है। ये कौन सा रक्त होता है? ऑक्सीजन वाला रक्त होता है। इसको अपने रेड मार्कर से बना लेते हैं।
ठीक है। ये कौन सा रक्त होता है? ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन वाला रक्त होता है। ठीक है, ये कपाट खुले और किस में आ गया? बाएं नील्या में। अब नील्या के अंदर ये सारा रक्त आता है, क्या होता है? ये जो कपाट होते हैं ये वापस से बंद हो जाते हैं ताकि जो रक्त है वो वापस से बाएं आलिंद में ना चले जाए। ठीक है, नील्या में आ गया। अब ये नील्या क्या करता है? रक्त को शरीर के सभी भागों में भेजने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये भी सिकुड़ना शुरू करेगा और जो रक्त है वो क्या करेगा? शरीर के सभी भागों में भेजने का काम करेगा। यानी यहाँ से रक्त, यहाँ से क्या निकलती है? धमनियाँ निकलती है और वो धमनियाँ क्या करती है? रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुँचाती है। ये तो था ऑक्सीजन वाला रक्त जो किसके पास पहुँच गया? शरीर के सभी भागों तक पहुँच गया। अब जो शरीर, अब ये तो ऑक्सीजन वाले रक्त की बात होगी। अब जो शरीर है वो वापस से शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है वो क्या करती है? शीरा लेकर किसके पास जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी अपशिष्ट वाला जो इम्प्योर जो ब्लड होता है वो क्या करती है? शीरा लेकर किसके पास जाती है? दाएं आलिंद के पास जाती है। किसके पास जाती है? दाएं आलिंद के पास जाती है। और दायां आलिंद उसको किसके पास भेज देता है? दाएं नील्या में भेज देता है। ठीक है, किसके पास भेज देगा? दाएं नील्या के अंदर भेज देगा। यहाँ भी कपाट पाए जाते हैं और दायां नील्या क्या करेगा? उस रक्त को किसके पास भेज देगा? फेफड़ों के पास भेज देगा। किसके पास भेज देगा? फेफड़ों के पास। ये कौन से वाला रक्त है? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी जो इम्प्योर ब्लड है जिसके अंदर क्या है? कुछ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है। दायां नील्या किसके पास भेज देगा? फेफड़ों के पास भेज देगा। अब जो फेफड़े वायु जो बाहर छोड़ेंगे तो उस फेफड़े क्या करेंगे? वायु को जब बाहर छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को भी उस वायु के साथ बाहर निकाल देंगे और क्या करेंगे? उस रक्त के अंदर क्या घोल देंगे? ऑक्सीजन घोल देंगे। क्या घोल देंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रक्त में किसके साथ जुड़ती है? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है और फिर से ऑक्सीजन वाला रक्त किस में जाएगा? बाएं आलिंद में जाएगा। बाएं आलिंद से बाएं नील्या में और उससे शरीर के सभी भागों में। और ये काम किसका होता है? ये कौन करती है? ये जो लाल रंग की है ये कौन है? धमनी। हमने पढ़ा था कि धमनी के अंदर कौन सा रक्त बहता है? ऑक्सीजन वाला रक्त, शुद्ध रक्त बहता है। और जो शीरा है वो अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेकर किसके पास जाती है? दाएं आलिंद के पास जाती है। दाएं आलिंद से दाएं नील्या में जाएगा रक्त और दाएं नील्या से रक्त किस में जाएगा? फेफड़ों में। और फेफड़े क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे और उसमें किसको डाल देंगे? ऑक्सीजन को। ठीक है, और ये प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर चलती रहती है। ठीक है, जब ये अब हम देखेंगे हृदय संपदन किसे कहते हैं, यानी हार्ट बीट। हृदय संपदन जिसे क्या कहते हैं? हार्ट बीट। जब रक्त बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद से बाएं नील्या में जाता है तो क्या होता है कि पहले जो आलिंद था वो फूल जाता है और फिर क्या हो जाता है? सिकुड़ता है, तभी तो रक्त आगे जाएगा। तो जब हमारे हृदय के अंदर संकुचन और विश्रांति, या जिसे हम क्या कहते हैं? संकुचन व विश्रांति यानी फैलती है। जब हृदय में संकुचन व विश्रांति होती है
तब क्या होता है, हमारा शरीर संपंदन का कार्य करता है। क्या करता है? संपंदन का कार्य करता है। और कौन सी आवाज़ आती है? दो प्रकार की आवाज़ निकलती है, एक तो लब, LUB लब, और दूसरी कौन सी निकलती है? डब, DUB डब, जिसे हम क्या कह देते हैं? हृदय धड़कता है। तो कौन सी दो प्रकार की आवाज़ आती है? पहले निकलती है लब और दूसरी होती है डब। जब रक्त बाएं आलिंद से बाएं निल्य में जाता है तो कौन सी आवाज़ आती है? लब की आवाज़ आती है। और जब दाएं आलिंद से दाएं निल्य में रक्त जाता है तो कौन सी आवाज़ आती है? डब की आवाज़ आती है। और इसे ही हम क्या कह देते हैं? हार्ट बीट या हृदय संपंदन कह देते हैं। और ये 1 मिनट में कितनी बार होता है? 72 बार होता है। इसकी आवाज़ सुनने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं? स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? स्टेथोस्कोप। ये आपको स्लाइड के अंदर दिख रहा होगा। इसके जो ईयर पीस है वो डॉक्टर क्या करते हैं? अपने कानों में लगाते हैं और इसका जो सिरा है उसको क्या करते हैं? हमारी चेस्ट पे लगाते हैं, है ना। इसकी खोज किसने की थी? स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने की थी, जो खुद भी एक क्या थे? डॉक्टर थे। स्टेथोस्कोप किसने बनाया था? स्टेथोस्कोप की खोज करने वाले कौन थे? विलियम हार्वे। ठीक है। फेफड़ों ने तो क्या किया था? कार्बन डाइऑक्साइड वाले अपशिष्ट पदार्थ को निकाला था। इसके अलावा भी हमारे शरीर में और भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। और ये काम कौन करता है? हमारा उत्सर्जन तंत्र करता है। कौन करता है? हमारा उत्सर्जन तंत्र। तो हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पहले तो हम देखेंगे उत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया है उसे कहते हैं उत्सर्जन। किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने, शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम या निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। यानी हमारी जो कोशिकाएं हैं वो कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकालती है। जैसे इन्होंने क्या निकाला था? कार्बन डाइऑक्साइड निकाली थी। कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या कर देते हैं? फेफड़े बाहर निकाल देते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए जो क्रिया होती है या का जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? हम उत्सर्जन कहते हैं। और इसके अंदर और इस क्रिया के अंदर भाग लेने वाले जितने भी अंग हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? उत्सर्जन
तंत्र, यानी उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग क्या कहलाते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की। किसकी बात करेंगे? पहले हम मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो रक्त है वो क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन तंत्र तक लेकर आता है। ठीक है, अब रक्त अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन तंत्र तक लेकर तो आ गया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको छानना तो पड़ेगा, उनको अलग तो करना पड़ेगा, यानी उनको छानना पड़ेगा। किनको? अपशिष्ट पदार्थों को। अब अपशिष्ट पदार्थों को छानने के लिए ऐसी कुछ चीज़ तो होनी चाहिए ना। तो अपशिष्ट पदार्थों को छानने के लिए जो व्यवस्था होती है, मतलब अपशिष्ट पदार्थों को छानने की जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है? वृक्क के अंदर, वृक्क में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा ये व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। वृक्क यानी जिसे हम क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। किडनी के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है? रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करती है। क्या करती है? रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करती है। ठीक है, अब रक्त किसके पास पहुंचता है? एक मिनट इसको रफ कर लेते हैं। अब जो रक्त है वो किसके पास पहुंचा? किडनी के पास पहुंचा, यानी वृक्क के पास पहुंचा। तो इसके अंदर दोनों ही चीज़ें होती है, मतलब उपयोगी पदार्थ भी तो होते हैं और अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं। तो जो उपयोगी पदार्थ होते हैं और अपशिष्ट पदार्थ को अलग जब कर दिया जाता है, किसके द्वारा? वृक्क की कोशिकाओं द्वारा जब अलग कर दिया जाता है तो क्या होता है कि ये जो उपयोगी पदार्थ हैं ये तो पुनः रक्त द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। उपयोगी पदार्थों को क्या होता है कि रक्त द्वारा फिर से अवशोषित कर लिया जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं? ये जल में घुले होते हैं और इनको क्या कर दिया जाता है? मूत्र के रूप में अलग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मूत्र के रूप में अलग कर दिया जाता है। अब इसको शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है? जब इसको, जो अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में अलग कर दिया जाता है तो ये कहाँ, इनको किस में भेजा जाता है? मूत्र वाहिनियों में भेजा जाता है। किस में? मूत्र वाहिनियों में। और मूत्र वाहिनियों से ये कहाँ पहुँचते हैं? मूत्राशय में पहुँचते हैं और यहाँ से मूत्र मार्ग में पहुंचते हैं। और मूत्र मार्ग में जो मूत्र रंध्र होता है, इससे क्या होता है? इनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है? इनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये तो था कि जो किडनी है वो क्या करती है? उपयोगी पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थ को रक्त में से अलग कर देती है। उपयोगी पदार्थ को क्या होता है? हमारे रक्त द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है
और अपशिष्ट पदार्थ को क्या होता है, मूत्र के रूप में अलग कर दिया जाता है और ये कहाँ पहुँचते हैं, इनको कहाँ भेजा जाता है, मूत्रवाहिनियों में, मूत्रवाहिनियों से मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्र मार्ग और मूत्र मार्ग से मूत्र रंध्र के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। एक जो वयस्क व्यक्ति होता है, एक वयस्क व्यक्ति एक दिन में 1 से 2 लीटर मूत्र का त्याग करता है। ठीक है, क्या करता है, 1 से 2 लीटर मूत्र का त्याग करता है। ये तो और जो हमारा मूत्र होता है उसमें क्या होता है, 95% तो क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है और 2.5% इसके अंदर क्या होता है, यूरिया, और 2.5% इसमें क्या होता है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये तो था जो अपशिष्ट जो पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया थी। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा है कि गर्मियों में हमें क्या आता है, पसीना आता है ना, गर्मियों में हमें पसीना आता है। तो हमें पसीना क्यों आता है, इसका क्या कारण होता है, इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमने देखा है कि हम जब मटके के अंदर जब पानी रखते हैं तो वो क्या होता है, वो ठंडा रहता है। वो ठंडा कैसे रहता है, ये क्या होता है कि जो मटका होता है उसकी जो दीवार होती है, यानी उसकी जो सतह होती है, उस पे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और उन छिद्र से क्या होता है कि जो रक्त है वो वाष्प के छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या होता है, उस सतह पे जमा हो जाता है। क्या होता है, पहले छोटी छोटी बूंदों के रूप में उस सतह पर जमा हो जाता है और फिर वाष्प में के रूप में क्या हो जाता है, उड़ जाता है। जब ये जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो क्या होता है, जो मटके का जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर पानी की जो मात्रा होती है वो कुछ तो जो अपशिष्ट जो ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो कुछ तो क्या होती है, मूत्र के द्वारा त्याग दी जाती है, और कुछ क्या होती है, हमारे शरीर की जो त्वचा होती है उस पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे क्या होती है, बूंदों के रूप में बाहर निकलती है, बूंदों के रूप में बाहर निकलती है। और पसीना आना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब पसीना आता है तो क्या होता है, ये वाष्पित होता है और हमारा शरीर क्या हो जाता है, ठंडा रहता है। ठीक है, जिस प्रकार से जो मटके का पानी ठंडा रहता है उसी प्रकार से हमारा शरीर भी क्या होता है, ठंडा रहता है, इसलिए पसीना आना ज़रूरी होता है। अब तक तो थी जंतुओं के अंदर या मनुष्य के अंदर परिवहन तंत्र था। इसके अलावा पादपों के अंदर परिवहन तंत्र की अगर हम बात करें तो पादपों में परिवहन तंत्र किस प्रकार होता है, पादपों में पदार्थों का परिवहन। ये हमने देखा है कि जो पादप है, जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, मिट्टी से क्या करते हैं, जल अवशोषित करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं
जल का भी अवशोषण करते हैं। अब ये दोनों काम इनके अलग अलग भाग करते हैं। जैसे मनुष्य में होता है, पादपों में भोजन बनाने का काम कौन करता है? पत्तियाँ। और जल अवशोषण का काम कौन करता है? जो इनकी मूल होती है, या जिसे हम क्या कहते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो करती है। ठीक है। पत्तियाँ क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण के समय क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण के समय सूर्य से प्रकाश लेगी, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेगी और क्या करेगी? जल लेगी और क्या बनाएगी? भोजन बनाएगी। अब सूर्य का प्रकाश तो पत्तियों को मिल जाता है आसानी से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाती है, लेकिन जल इसे कैसे मिलता है? क्योंकि जल तो कौन करता है? जड़ें अवशोषित करती हैं। यानी जल किसके पास होता है? मूल के पास होता है। तो मूल से पत्तियों तक जल किसके द्वारा पहुंचता है? इसके लिए इसके अंदर भी क्या पाई जाती है? वाहिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वाहिकाएं पाई जाती है। और इन वाहिकाओं को हम क्या कहते हैं? ये जो वाहिकाएं हैं ये क्या होती है? कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? संवहन ऊतक बोल देते हैं। जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? संवहन ऊतक। ठीक है। इसके अलावा जो पत्तियां जो भोजन बनाती है, वो भोजन तो पत्तियों के पास होता है। पत्तियों से भी भोजन आगे जड़ों तक पहुंचाना होता है, तने तक पहुंचाना होता है, शाखाओं तक पहुंचाना होता है। इसके लिए भी विशेष प्रकार का संवहन ऊतक पाया जाता है। यानी पादपों के अंदर एक भोजन के लिए और दूसरा जल के लिए परिवहन किया जाता है। तो इसके अंदर कितने प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं? 2 प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। 2 प्रकार के संवहन ऊतक कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। पहला तो है जाइलम। पहला कौन सा होता है? जाइलम। और दूसरा कौन सा होता है? फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम किसका परिवहन करवाता है? जल का परिवहन करवाता है। किसका करवाता है? जल का परिवहन करवाता है। जाइलम क्या करता है? जड़ से होते हुए तने तक, तने से शाखा तक और शाखा से पत्ती तक क्या करता है? जल को पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करने का कार्य करता है। फ्लोएम किसका परिवहन करवाता है? भोजन का। कैसे? पत्ती से भोजन बना, पत्ती से किसके पास पहुंचा? शाखाओं के पास, शाखा से तने के पास और तने से जड़ के पास। एक चीज़ और है, जो जड़ें होती है ना, उनके अंदर जल अवशोषण कौन करवाता है? जड़ें या जिसे हम कह देते हैं मूल के अंदर जल अवशोषण करवाने में सहायता कौन करता है? मूल रोम करता है। इसमें क्या पाया जाता है? मूलों के अंदर मूल रोम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? जो जड़ है या जो मूल है उसका क्षेत्रफल जो होता है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे वो क्या कर लेती है? जल का अवशोषण कर लेती है।
मूल रोम क्या करते हैं, मूल का क्षेत्रफल बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है वो आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, ये तो थे पादपों में परिवहन। इसके अलावा एक छोटा सा लास्ट में आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है वाष्पोत्सर्जन। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था और इससे पहले आपके कुछ चैप्टर्स में भी आया हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, यानी मतलब वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन नाम से ही पता चलता है क्या होता है, वाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी वाष्प के रूप में उत्सर्जन। वाष्प किसकी बनती है, जल की बनती है। वाष्प किससे बनती है, जल से बनती है। वाष्प के रूप में उत्सर्जन, इसका मतलब क्या है कि जो पादप होते हैं उनमें मूलें या जो जड़ें हैं वो पानी का अवशोषण कर लेती है, जल का अवशोषण कर लेती है और उसे किसके पास पहुंचाती है, पत्तियों तक पहुंचाती है। और पत्तियां क्या करती है, उस जल को भोजन बनाने में उपयोग करती है। लेकिन जो सारा का सारा जितना जल होता है, जो पानी होता है, वो उतना सारा तो यूज़ नहीं किया जाता। कुछ मात्रा में जो जल है वो बच जाता है। तो क्या होता है, जो पत्तियां होती है ना, उनकी जो सतह होती है उस पे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं और जो जल बच जाता है ये पत्तियां क्या करती है, उस जल को इन रंध्रों के द्वारा क्या करती है, बाहर निकाल देती है। क्या करती है, बाहर निकाल देती है। और जब यह जल बाहर निकल जाता है तो क्या हो जाता है, इनका ये जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पादपों के अंदर होने से क्या होता है, उनमें अभिकर्षण या खिंचाव का विकास होता है। अभिकर्षण या खिंचाव का पादपों में विकास होता है। किससे होता है, वाष्पोत्सर्जन से होता है। और ये हमने अभी पिछले टॉपिक के अंदर ही पढ़ा था, पिछले से पिछले, कि जब वाष्प बनकर बाहर उड़ जाता है तो इससे क्या होती है, जो क्या होता है, हमारा शरीर भी जब पसीना उड़ता है तो क्या होता है, हमारा शरीर ठंडा रहता है। ऐसे ही जो मटके से जो पानी बाहर निकल जाता है तो मटके का जो पानी है वो क्या होता है, ठंडा रहता है। इसी प्रकार वाष्प बन के उड़ने से जब पानी बाहर उड़ जाता है तो क्या होता है, जो पादप है वो भी क्या रहता है, ठंडा रहता है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर परिवहन, जंतुओं और पादपों में परिवहन। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।